प्यारे विद्यार्थियों, मिशन कैरियर चैनल पर सभी का स्वागत है। मैं बीपी सिंह आज आपके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इस तरह से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर आप बहुत कम पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि सफलता से दूर हैं। अगर तब तक आपको अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो जहां लाखों की संख्या में स्टूडेंट बैठते हैं तो वहां पर एग्जाम को क्रैक करना मुश्किल होगा। इसीलिए हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेके आते हैं जिससे कि आप कामयाब हो सकें। प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्टिंग करते हैं न्यायपालिका पर। तो यहाँ पर जो हमारे देश का जो संविधान है, संघीय व्यवस्था की बात करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे राज्य की और जो हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो संघ और राज्य दोनों में बटा हुआ है। तो आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि केंद्र का फेडरल सिस्टम, संघीय फेडरल सिस्टम और राज्य का सिस्टम, जहां पर दो गवर्नमेंटें होती हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जुडिशरी पर आधारित, तो यहाँ पर जो संघीय व्यवस्था हमें जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है वो हमें फेडरल दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे देश में एकल जुडिशरी है। और ये जुडिशरी सिस्टम कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ध्यान रखें। आगे देखेंगे मैंने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो हमारे संविधान के भाग 5 और आर्टिकल 124 से 147 तक कंप्लीट यहाँ पर जानकारी दी गई। आगे देख, इसमें जो उच्च न्यायालय के बारे में हमारे संविधान के भाग 6 यानी कि 4 एम है। तो यहाँ पर आपको 4 एम है और यहाँ पर 214 और आर्टिकल 231 तक यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे, हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया, पूरी जानकारी दी गई। आगे जो इसमें चलेंगे 231 से यानी कि 33 से लेकर और 37 तक अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर ये तो आपके पार्ट भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन से पार्ट में या किस आर्टिकल पर है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो दिया गया है वो आर्टिकल 24 में है। यहाँ पर 28 जनवरी 1950 को हमारे संविधान के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। इससे पहले की जानकारी मैं पिछली क्लास में दे चुका हूं, तो यहां से आगे की ही जानकारी दूंगा। ठीक है। आर्टिकल 24 ए में भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, आर्टिकल 24 ए कहता है। आगे जो कुल सदस्य संख्या कितनी होगी? आर्टिकल 24 ए में जब ये सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था तो कुल सदस्य संख्या 8 थी, जिसमें एक यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर कितने 7 सदस्य थे। वर्तमान में पूछ लिया जाता है कि कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो कुल 34, जिसमें एक सीजेआई और बाकी जो अदर यानी कि 33 अदर जज होंगे। तो कुल मिलाकर 34 है। अब देखिए यहाँ पर जो नियुक्ति प्रक्रिया 124 आर्टिकल में कि इनको अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा और परामर्श किनके लिए जाता है, यानी कि एक कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा, यानी कि जजों को नियुक्त किया जाता है और 5 जज मिलकर के डिसाइड करेंगे कि अगला जो है वरिष्ठता के आधार पर किनको जज बनाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चीफ जस्टिस को किसके द्वारा? परामर्श के द्वारा, जिसे हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं।
इसमें भी जो हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम सिस्टम चलता है, यानी कि इनकी नियुक्ति को लेकर कि इनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज के परामर्श के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। अब आगे इनकी अर्हता है का मतलब है क्वालिफिकेशन, यानी योग्यता कम से कम कितना होना चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका? हाई कोर्ट का। और जज बनने के लिए कम से कम जो है 10 वर्ष का एक्सपीरियंस एडवोकेट रहा हो उस सुप्रीम कोर्ट का, या कोई कानूनी अधिवेता हो जिसको कानून के बारे में विशेष नॉलेज हो, यानी कि इट मीन्स ज्ञाता हो, उसी के लिए यानी कि कोई को जज बनाया जा सकता है। आगे इसको हटाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, वो महाभियोग, क्योंकि जो महाभियोग का जो हमारे संविधान में कोई जज को हटाने का कोई प्रोसीजर, कोई निश्चित कोई कार्यकाल नहीं दिया गया है। बस इतना कहा गया है कि जिस आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसी प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है। बाद में जो एक न्यायाधीश जांच समिति बनी 1968 में, और उसके तहत इस प्रक्रिया को लागू किया गया, जिसे हम कदाचार और असमर्थता के आधार पर किसी भी जज को हटा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये इसको जो हटाने का जो प्रोसेस है, इसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो महाभियोग जो प्रोसेस है, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसको ध्यान देंगे, परीक्षा में पूछा गया है सिविल सर्विस में। आगे ये कौन सा है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, और इसमें किसी भी जज के खिलाफ अगर हम कोई प्रक्रिया ला रहे हैं, यानी कि महाभियोग प्रोसीजर ला रहे हैं, तो उस पर 14 दिन पहले इंटीमेशन देनी होगी। और इसमें जो आगे जो इसकी जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रक्रिया जो बताई गई है, आगे देखेंगे। एक ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे वी रामास्वामी, इनके खिलाफ महाभियोग लाया गया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, पास नहीं हुआ था। यहाँ पर ये कंप्लीट इनके लिए, तो यहाँ पर 3 जजों के खिलाफ यानी कि या तो खुद त्याग पत्र दे दिया उन्होंने, या यानी कि लोकसभा में पारित हुआ तो यानी लोकसभा भंग हो गई तो दूसरे में पारित नहीं हुआ। आगे देखेंगे जो सौमित्र जो सेन है, ये कोलकाता हाई कोर्ट के जज रहे हैं। इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई थी और इनके यानी कि इनको पद से हटाया गया। आगे जो पीडी जो दिनकरन है, ये कर्नाटक हाई कोर्ट के जज रहे हैं। इनके खिलाफ भी यानी कि महाभियोग प्रक्रिया लाई गई है। और जहां पर मैंने जो राइट जो लगाया आई है, तो इसका मतलब है इनके खिलाफ यानी कि जो प्रोसेस है ये हटाए गए हैं। अब जिनके द्वारा यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो हाउस में जो लाया जाता है किसी भी बिल को, और लोकसभा में 100 सदस्य ला सकते हैं और राज्यसभा में 50 मेंबर्स लिखित साइन के द्वारा प्रस्ताव को पारित किया जाता है। और इसमें एक पहले प्रस्ताव को लाने से पहले एक जांच कमेटी बैठती है जो इसको डिसाइड करती है, और 14 दिन में जो है कोई भी जज अपना पक्ष रख सकता है। आगे चलेंगे, किसी भी हाउस में इसको लाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया को। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है जेबी पार्टीवाला, इनके खिलाफ लाया गया था जो पास नहीं कंप्लीट नहीं हुआ था। दूसरा जो एस के गांगुली जो है उनके खिलाफ लाया गया था, तो उनके खिलाफ भी पास नहीं हुआ। और नागराज रून रेड्डी के खिलाफ भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो पहले या तो रिजाइन दे दिया या वो आगे प्रोसेस नहीं चला। और इस तरह से वे 2 ही है, एक सौमित्र सेन और जो दिनकर वी रामास्वामी है, जिनके खिलाफ यानी कि काफी हद तक सफल है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आर्टिकल 124(5) में संसद विधि द्वारा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि लोकसभा में 100 मेंबर्स ला सकते हैं लिखित हस्ताक्षर के द्वारा,
और वो सभापति को साइन करके दे देते हैं तो प्रस्ताव रखा जाएगा। दूसरे, राज्यसभा में 50 मेंबर सिग्नेचर के द्वारा उपसभापति को अगर लिखकर किसी जज को हटाने के लिए साइन कर देते हैं तो राज्यसभा में उस बिल को रखा जा सकता है, महाभियोग को रखा जा। कुल का बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले का यहाँ पर ये 2/3 यानी कि मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। मेजॉरिटी से जब कोई बिल पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति वहां से उसको पद मुक्त कर देता है। वहां से पद से उनको हटना होगा, हाँ ना नहीं चलेगा। तो आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट में ये आर्टिकल 124(6) में इसकी शपथ के बारे में, जजों की शपथ के बारे में, यानी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में प्रावधान है। इसकी जो शपथ कौन दिलाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को राष्ट्रपति और संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है। आगे चलेंगे, जो इनका कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है, अधिकतम कार्यकाल 65 वर्ष, और उससे पहले यानी कि त्याग पत्र भी दिया जा सकता है। तो संविधान में कोई निश्चित नहीं है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा ये चीज डिसाइड किया जाती है। तो वहां पर कोई निश्चित नहीं था, तो संसद के द्वारा इसे डिसाइड किया। आगे देखेंगे इसके जो त्याग पत्र किनको देंगे, ये जो है जज यानी कि राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर कोई भी जज पद से मुक्त हो सकते हैं। अब आगे यहाँ से जो ये वेतन और भत्ते आर्टिकल 125(1) में दूसरी अनुसूची में, जो हमारे संविधान की दूसरी अनुसूची है, उसमें राष्ट्रपति और सांसद और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के और जो भी इंस्टीट्यूशनल बॉडी है सभी के बारे में वेतन और भत्ते की यानी कि जानकारी दी गई है। आगे देखेंगे यहाँ पर जो इसमें जो दिया है, तो इसमें इनके वेतन भत्ते को जो डिसाइड करती है वो संसद के विधि द्वारा, क्योंकि इनके वेतन भत्ते जो सैलरी है वो संसद में कानून ला करके, ठीक है, तो उसको बढ़ाने का काम करेगी, यानी कि बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। आगे देखेंगे यहाँ पर, तो वो पार्लियामेंट के पास पावर है जजों की इनके वेतन, सैलरी और भत्ते को इंक्रीज करने का। आगे आर्टिकल 125(2) में पेंशन भत्ते यानी कि इनका विशेष अधिकार है, यानी कि और अवकाश आदि के लिए, तो इनको कुछ विशेष राइट भी दिए गए हैं पेंशन भत्ते के लिए और अवकाश आदि के, इनको छुट्टियां मिली। जब इनको रिटायरमेंट हो जाते हैं तो वेतन का 50% इनको पेंशन मिलेगी और अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। कब अलाभकारी परिवर्तन होगा, जब वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल यानी कि आपात हो, जब यानी फाइनेंशियल हमारे जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के 360 में वित्तीय इमरजेंसी की बात की गई है, तो वहां पर अगर वित्तीय संकट आ जाता है देश में तो इनके सैलरी से, वेतन से कटौती की जा सकती है। आयकर से मुक्त नहीं है, यानी कि इनकम टैक्स भी इनकी सैलरी पर लगता है। अब प्रेजेंट में जो सीजीआई की जो सैलरी है वो 2,80,000 है और अदर जो जज हैं उनकी 2,50,000। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल 126 में कार्यकारी सीजीआई की नियुक्ति यानी कि वरिष्ठता के आधार पर की जा सकती है। कार्यकारी जो किसी भी जज की जो नियुक्ति जो की जाती है तो यहाँ पर पद रिक्ति के समय की जाती है। अगर कोई पद खाली हो जाता है या डेथ हो जाती है या त्याग पत्र देता है या किसी पर महाभियोग का प्रोसेस द्वारा हट गया है तो वो जो पद रिक्त हो गया तो उस पर भर्ती अपॉइंटमेंट की जाती है भाई राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखेंगे इसमें आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति,
तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? जब गणपूर्ति पूरा ना हो, यानी कि जजों की संख्या अगर कम हो तो कम, यानी कि जनसंख्या उसको जजों की संख्या को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है भाई राष्ट्रपति के द्वारा। अल्पकाल के लिए की जाती है, इनकी शॉर्ट टाइम के लिए सीजीआई की पूर्व सहमति से की जाती है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पूर्व सहमति से और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इनको जो वेतन भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इनके वेतन भत्ते, इस चीज का ध्यान रखें। प्रथम जो यहाँ पर चीफ जस्टिस जो रहे हमारे इंडिया के, इनका नाम हीरालाल जे कान्या है, जो कि सरकारी वेबसाइट पर है। आगे यहाँ पर जो प्रथम महिला कौन रही हैं? फातिमा बीबी, जो पहली महिला थी और एक मुस्लिम महिला थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली जज रही हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वर्तमान में कौन है प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? यानी एन.वी. रमन्ना, और ये कौन से हैं? 48 में चीफ जस्टिस है। इस टाइप का क्वेश्चन भी परीक्षा में आता रहता है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम अधिवक्ता जो बनी है वो कौन है? इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा ऐसे हैं जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट की, और पहली बार इनको सुप्रीम कोर्ट की जज के लिए अपॉइंटमेंट किया गया। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। और जो अदर जो महिला है जो सुप्रीम कोर्ट की, जो अदर जो भी और भी जो महिला है जो सुप्रीम कोर्ट की हैं, जैसे कि सुजाता मनोहर, जस्टिस सुजाता मनोहर, जस्टिस ज्ञान सुधा, और आगे जो जस्टिस यानी कि रुमापाल, और एक रंजना देसाई। तो ये पहले महिला रह चुके हैं हाई कोर्ट की। अब जो वर्तमान में है इंदिरा बनर्जी हैं, और एक भानुमति जो है जस्टिस हैं, और एक जो है जस्टिस इंदु मल्होत्रा प्रेजेंट में। अब जो सुप्रीम कोर्ट की अगर पूछता है कि प्रेजेंट में कौन है, तो ये आगे चलते हैं। यहाँ पर इनसे क्वेश्चन आएंगे और आगे भी इस पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर अब उच्च न्यायालय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले बच्चों इसमें उच्च न्यायालय का पहली बार जो गठन हुआ था 1962 में, 3 हाई कोर्ट बने थे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कहाँ पर? कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, यानी कि इट मीन्स मद्रास था पहले। वर्तमान जो है कितने जज की जो संख्या है वो कितने हैं? यानी कि 25 है। कितने हैं? 25 हैं। तो यहाँ पर जो टोटल जो ये संख्या है वो कितनी है? 25 है। सही है ना? तो यहाँ पर ये 25 है। लाइट का भाई प्रॉब्लम, तो यहाँ पर लाइट चली गई है तो समझ लेंगे। फिर भी 1966 में जो दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मुंबई जो वर्तमान में 25 है हाई कोर्ट। 1966 में जो दिल्ली और ये चंडीगढ़ 2 हाई कोर्ट का निर्माण हुआ। सबसे कम जजों की संख्या किसमें है? यानी कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में। किसमें? गुवाहाटी हाई कोर्ट में 3 जज है। सबसे अधिक जजों की संख्या किसमें है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसको ध्यान रखेंगे। कितने हैं? 58। अब जो नए जो 3 हाई कोर्ट जो बने हैं, जो 1 जनवरी 2020 में, वो एक अमरावती जो आंध्र प्रदेश में की जो राजधानी जो बनी है नई, वहां पर हाई कोर्ट का निर्माण किया है। और दूसरा जो है यहाँ पर जो जनवरी में 2019 में हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है, वहां पर नए हाई कोर्ट का निर्माण किया है, जो कि आपकी किताबों में पिछली में नहीं दिया। अगर आप करंट नहीं पढ़ रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन गलत करने की बहुत संभावना रहेगी। तो यहाँ पर ये चीज को मेंशन कर लेंगे कि अभी तक किताबों में सिर्फ 24 ही दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल हाई कोर्ट की संख्या। आगे देखेंगे 3 जो नए जो कि हाई कोर्ट बने मार्च 2013 में शिलोंग, इम्फाल और त्रिपुरा में 3 हाई कोर्ट बने।
इन चीज को ध्यान रखेंगे। और ये सभी राजधानी है, त्रिपुरा में, यहाँ पर शिलांग में, इम्फाल और त्रिपुरा 3 हाईकोर्ट की यहाँ पर निर्माण हुआ। आगे यहाँ पर जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी जो आसाम में, इसमें यानी कि 3 स्टेट के एक ही यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट। तो यहाँ पर एक जो हाई कोर्ट है ये गुवाहाटी, इसमें कौन कौन से यानी कि स्टेट आते हैं, तो आसाम, क्योंकि ये आसाम में है, और नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का। तो यहाँ पे ये सभी का ध्यान रखेंगे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट यानी कि किन किन स्टेटों का हाई कोर्ट है। तो आप आगे चलेंगे मुंबई हाई कोर्ट, तो महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, इन सभी का हाई कोर्ट कहाँ है, मुंबई लगता है। चंडीगढ़ यानी कि पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है, और दिल्ली का एकमात्र स्वतंत्र न्यायालय है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं सिर्फ दिल्ली में, जो कि स्वतंत्र है, और उसके अंदर कोई भी यानी कि स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश नहीं आता। इस टाइप का भी क्वेश्चन बार बार पूछ लिया। कोलकाता हाई कोर्ट किसका है, तो यहाँ पर वो पूछेगा कि अंडमान निकोबार का कहाँ है, तो आप क्या करेंगे, टिक, यानी कि कोलकाता है। अगर वो पूछ ले आपको लद्दाख का कहाँ है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर का भी जम्मू कश्मीर है। आगे देखेंगे एर्नाकुलम, ये जो मैंने आगे जो लिखा इस टाइप से लिखा है, जिससे कि ये कैपिटल में नहीं है, यानी कि ये जो यहाँ से जो चला है ये कैपिटल में नहीं है, यानी कि किसी स्टेट की कैपिटल में नहीं है। बाकी जितने भी हाई कोर्ट है वो किसी न, हर जो हाई कोर्ट है वो उनके उस स्टेट की राजधानी में। और ये ऐसे मैंने लिखे हैं